Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the DNA replication in prokaryotes. Though I have already uploaded certain lectures regarding the basics of DNA replication, like what DNA replication is and what are the different steps in which we can carry out the process of DNA replication. Further, what are the basic enzymes working in this process? Along with this, I have also explained certain terms like what is origin of replication, what a replicant is, and what are the replication forks. So, to understand the process of DNA replication in a better way, I would suggest you all to please go through those previous video lectures before coming through this one. Okay, so let's get started with today's topic. तो सबसे पहले अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, अपने कॉपीज़ को इंक्रीज़ करता है। और कॉपीज़ को इंक्रीज़ करने का मोटिव ये होता है कि जब सेल डिवाइड करे और डॉटर सेल्स बने तो उन डॉटर सेल्स में इक्वल और सिमिलर काइंड ऑफ डीएनए जो है वो जा सके। दैट इज़ वाई डीएनए रेप्लिकेट्स। ओके, नाउ वी नो कि जो ये प्रोसेस है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है जहाँ पर जो डॉटर स्ट्रैंड्स में डॉटर सेल्स में आपके डीएनए प्रेजेंट है उनमें एक स्ट्रैंड आपका पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड आपका न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। ओके, वी ऑल नो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट इज डबल हेलिकल, जहाँ पर ये दो स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, राइट? अब क्या होता है कि स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए, एक नया डीएनए फॉर्म करने के लिए इन स्ट्रैंड्स का सेपरेट होना ज़रूरी होता है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे। और जब ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे तो कुछ एंजाइम्स इन स्ट्रैंड्स के ऊपर एक्ट करेंगे, इनको एज अ टेम्पलेट लेकर, एज अ बेसिस लेकर इनके अगेंस्ट एक नया स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज करेंगे। ओके, और क्योंकि जो पहला स्ट्रैंड जिसको इन्होंने एज अ टेम्पलेट लिया है वो पेरेंट से आ रहा है और वो कंजर्व्ड है, उसी के अगेंस्ट तो दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है। दैट इज वाई दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव। ओके, सो द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इज अ काइंड ऑफ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस जहाँ पर एक स्ट्रैंड आपका पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। और दिस इज हाउ द कॉपी ऑफ द डीएनए increases or doubles और द डीएनए डुप्लीकेट्स। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस जो है एक ओवरव्यू की फॉर्म में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सो गो एंड फाइंड आउट दोज वीडियोज। Then if we talk about the chromosome structure in case of prokaryotes and eukaryotes, prokaryotes के केस में जो डीएनए होता है इट इज सर्कुलर एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वो लीनियर होता है, लेकिन दोनों ही केस में द डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है ये हम 3 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है आपका इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है एलोंगेशन स्टेप और तीसरा होता है आपका टर्मिनेशन स्टेप। दो ये तीनों ही स्टेप्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली होते रहते हैं किसी भी सेल में। ये नहीं कि पहले इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब वो ख़त्म हो जाएगा तब एलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। नो, ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, एक साथ होते हैं। इनिशिएशन के साथ साथ ही एलोंगेशन होगा और एलोंगेशन के साथ साथ ही फॉलो उसको करेगा टर्मिनेशन। ओके, सो दीज आर द 3 स्टेप्स। हमने 3 स्टेप इसलिए बनाए हैं ताकि ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि किस किस स्टेप से जो है ये पूरा प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है। अब प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ। पहला होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और दूसरा होता है रेप्लिकेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। कोई भी जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो किसी भी रीजन से स्टार्ट नहीं हो जाता। अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में भी काफ़ी सारी रीजन्स प्रेजेंट होती हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी भी रीजन से डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए।
एक पर्टिकुलर रीजन होती है जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, और उस रीजन को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये दोनों ही केस में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। ओके, दूसरा होता है रेप्लिकन। अब रेप्लिकन क्या होता है? ये एक यूनिट होती है डीएनए की जिसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। मतलब इसके पास टेंडेंसी होती है कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट कर सके, फर्दर पूरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर सके, एंड एट लास्ट उस प्रोसेस को टर्मिनेट भी कर सके। तो ये जो पूरी साइकिल है ये कंप्लीट करने की क्षमता होती है इस यूनिट में, जिसको हम रेप्लिकन बोलते हैं। अब क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमोसोम होता है, जो जीनोम होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो उस केस में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो एक ही प्रेजेंट होती है, और उसी ओरिजिन के थ्रू पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो आपका रेप्लिकेट हो सकता है, राइट। तो सिर्फ एक ही ओरिजिन प्रेजेंट है तो एक ही रेप्लिकन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि रेप्लिकन क्या है? जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अब क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो रेप्लिकन भी एक ही होगा। तो पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है प्रोकैरियोट्स का वो एक रेप्लिकन कहलाता है, राइट। नाउ यूकैरियोट्स, और इस केस में जो रेप्लिकन है, बिकॉज एक ही रेप्लिकन प्रेजेंट है, तो दिस इज नोन एज सिंगल रेप्लिकेनिक या फिर मोनो रेप्लिकेनिक। वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो क्योंकि जीनोम साइज काफ़ी बड़ा होता है और एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पूरे के पूरे रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कैरी आउट नहीं करवा सकती, इनिशिएट कर सकती है लेकिन ख़त्म नहीं करा सकती, तो उस केस में काफ़ी सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता जाता है, इनिशिएट होगा, टर्मिनेट होगा, इनिशिएट होगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा, फिर टर्मिनेट होगा, फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से इनिशिएशन स्टार्ट होगा, एलोंगेशन होगा, डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये डीएनए सिंथेसाइज होता रहता है। तो अब बहुत सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो रेप्लिकेंट्स भी बहुत सारे हैं, ओके। सो दैट इज व्हाई द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज मल्टी रेप्लिकेनिक। Okay, to understand these terms in a better way, you can watch the previous videos that I've already uploaded. Let's get started with the process of DNA replication in case of prokaryotes. सबसे पहले जब भी हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, हम कोई भी प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इकोलाई को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म लेकर उस प्रोसेस को स्टडी करते हैं, ओके। सो जितनी भी मशीनरी हम स्टडी करेंगे, हम क्रोमोसोम स्टडी करेंगे, वो इकोलाई में होगा, ओके। तो इकोलाई का जो क्रोमोसोम होता है दैट इज सर्कुलर इन नेचर, यू कैन सी हियर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, क्लोज कॉम्पैक्ट सर्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है। अब उस जीनोम में, उस क्रोमोसोम में एक साइट प्रेजेंट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा, और उस साइट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके। और इन केस ऑफ इकोलाई जो रेप्लिकेशन होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ थीटा, वो थीटा स्ट्रक्चरल डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये थीटा डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो ये एक तरीके का रेप्लिकेशन होता है जो हमें प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मिलता है। वहीं एक डीएनए रेप्लिकेशन रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से भी होता है जो हमें जनरली वायरसेस में देखने को मिलता है, राइट। इसे हम थीटा डीएनए रेप्लिकेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इसके इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आप देख रहे हो वो थीटा की फॉर्म में है। थीटा इज अ काइंड ऑफ ग्रीक लेटर, तो यहाँ पर थीटा स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं इंटरमीडिएट steps में during the replication process. That is why the whole process of DNA replication in case of prokaryotes or especially in case of E. coli, this is theta DNA replication because of these intermediate structures. अब ये intermediate structures कैसे फॉर्म होते हैं, we will be discussing it. Now circular आपका क्रोमोसोम है, हमारे पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जहाँ से हमारा
रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा। अब मैंने आप लोग को बताया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसको बिगिन होने के लिए स्ट्रैंड सेपरेशन होना ज़रूरी है। अब क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो सर्कुलर फॉर्म में जब स्ट्रैंड सेपरेट करेंगे तो वहाँ पर हमें एक बबल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, एक ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो शेप हम लोग को मिल रही है दैट इज थीटा। ओके, दैट इज वाई दिस इज नोन एज थीटा स्ट्रक्चर और थीटा काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो क्या होगा, इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर आकर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं विद सर्टेन एंजाइम्स, और जब ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स वहाँ पर जाकर बाइंड करते हैं तो एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जब ये इनिशियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डीएनए अभी ड्यूप्लेक्स फॉर्म में है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड हैं, उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगेगा बिकॉज ऑफ द फोर्स क्रिएटेड बाय द प्रोटीन्स। ओके, अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट करेंगे। ब्रेकेज होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स की डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट होंगे, और क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं उसकी वजह से एक ओपन कॉम्प्लेक्स, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे हम रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम ओपन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन अप हो चुके हैं, राइट। अब जब स्ट्रैंड ओपन अप हो गए हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है इन केस ऑफ इकोलाई वो बाई डायरेक्शनल होता है, दैट इज नॉट यूनी डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो रेप्लिकेशन फॉर्क्स जो हैं वो जनरेट होंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो रेप्लिकेशन फॉर्क्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इसका मतलब दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आपका डीएनए है उसका सिंथेसिस होगा, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। सो द टू रेप्लिकेशन फॉर्क्स proceed in opposite direction around the circle। यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में एक रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो जनरेट होगी। डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और स्टार्ट होने के बाद मूवमेंट कहाँ की साइड होगा सिंथेसिस का, टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। सो जैसे जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क आगे बढ़ती जाएगी उसी डायरेक्शन में आपका डीएनए जो है वो सिंथेसाइज भी होता जाएगा। सो क्योंकि यहाँ पर दो रेप्लिकेशन फॉर्क्स बन रही हैं तो डीएनए का सिंथेसिस भी दो डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब सिंथेसिस होते होते क्या होगा, दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी। सो हियर यू कैन सी रेप्लिकेशन हो गया होल डीएनए का। वहां पर जाने के बाद ये दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क किसी एक एरिया में आपस में मिलती हैं, और जब ये आपस में मिलेंगी तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो पूरा जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, डीएनए का सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली हमें दो अलग अलग डीएनए ड्यूप्लेक्सेस मिल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होते हैं कि स्ट्रैंड का सेपरेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैटेनाइन फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। तो हमें ये देखना है कि ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग कैसे होंगे। मोर ओवर जब आपके फॉर्क्स दोनों ही साइड में बढ़ रहे हैं, इस साइड से भी रेप्लिकेशन फॉर्क आगे की तरफ बढ़ रहा है और इस साइड से भी रेप्लिकेशन फॉर्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, डीएनए आपका खुलता जा रहा है, उसके अगेंस्ट एक और डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ये पीछे वाला डीएनए का पोर्शन है इसमें सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, ओके। और वो सुपर कॉइलिंग क्या करेगी, आपके एंजाइम्स को काम करने से रोकेगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर, उस टाइम पे क्या होगा, एक और एंजाइम आएगा, यहाँ पर एक्ट करेगा, स्ट्रैंड्स को ब्रेक करेगा, इन स्ट्रैंड्स में एक ब्रेक लेकर आएगा जिसकी वजह से स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और जब वो स्ट्रैंड टूटेगा तो ये पीछे वाला पोर्शन इट कैन इजीली मूव फ्रॉम दैट ब्रेक, उस ब्रेक से मूव कर जाएगा टूवर्ड्स द आउटसाइड,
और जिसकी वजह से हमें इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, अदरवाइज क्या होता, ऐसा स्ट्रक्चर ना मिलके जो डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस है वो रुक जाता और वहाँ पर सुपर कॉइलिंग हो जाती, जिसकी वजह से एंजाइम्स काम नहीं कर पाते और फर्दर सिंथेसिस रुक जाता। बहुत सारे एंजाइम्स एक साथ काम करते हैं जिसकी वजह से ये पूरा जो प्रोसेस है वो कैरी आउट हो पाता है, राइट। सो वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस स्टेप में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, कैसे जो ये सुपर कॉइलिंग है वो खुल रही है, कैसे डीएनए अपने रिलैक्स फॉर्म में आ रहा है। ओके, फिर जो फर्दर कैटेनिन फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, कैसे दो अलग अलग स्ट्रैंड्स ड्यूप्लेक्सेस हैं, सर्कुलर ड्यूप्लेक्सेस हैं, वो फॉर्म हो रहे हैं। वी विल बी स्टडिंग अबाउट दैट। So during the replication the chromosome looks like the Greek letter theta, क्योंकि यहाँ पर जो intermediates form हो रहे हैं वो theta structured हैं। So that is why the whole DNA process, DNA replication process is termed as theta DNA replication process। यहाँ आप और अच्छे से इसको देख सकते हैं। Here you can see this is the closed circular DNA, ओके, जहाँ पर आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो रीजन होती है जहाँ से आपका डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। अब फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड्स, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं डीएनए के बीच में, दो स्ट्रैंड्स के बीच में, वो ब्रेक होना स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ साथ जो मशीनरी वहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, वो डीएनए, नए डीएनए को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। सो हियर यू कैन सी डीएनए स्ट्रैंड जो है ओरिजिन में सेपरेट होना स्टार्ट हो गए, उसी के साथ साथ नया डीएनए सिंथेसाइज होना भी शुरू हो गया। सो ओरिजिन से आपका डीएनए सिंथेसाइज होना स्टार्ट करेगा टूवर्ड्स दी रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क्स जनरेट हुई हैं दोनों ही साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शंस में रेप्लिकेशन फॉर्क्स जनरेट होती हैं और ये रेप्लिकेशन फॉर्क्स अवे होती हैं फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो स्टार्ट होगा डीएनए सिंथेसिस ओरिजिन से और वो मूव करेगा टूवर्ड्स दी रेप्लिकेशन फॉर्क, और जैसे जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी आपका डीएनए भी नया सिंथेसाइज होता रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। एंड अल्टीमेटली आपको दो डीएनए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे विच आर डबल हेलिकल इन नेचर, लेकिन अभी ये डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, एक कैटेनिन की फॉर्म में है। फर्दर वहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा और इन कैटेनिन्स को ब्रेक डाउन करेगा एंड यू विल गेट टू डिफरेंट DNA duplexes which are circular in nature. So this is how the prokaryotic DNA will replicate. ठीक है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था कि किस तरीके से एक सर्कुलर डीएनए जो है आपका वो रेप्लिकेट हो रहा है। अब एक एक स्टेप जो इनिशिएशन का प्रोसेस है, एलोंगेशन का प्रोसेस है और टर्मिनेशन का प्रोसेस है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम इन डिटेल इन द फर्दर लेक्चर्स। ओके, अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर से रिलेटेड या कुछ समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, share and subscribe to my channel if you are a new one. So thanks a lot. Bye.